तो संसद का मॉनसून सत्र अब से कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर अपील की कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और बाहुबली बने। साथ ही उन्होंने विपक्ष से सार्थक बहस की अपील की है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से कहा कि महामारी को लेकर तीखे सवाल करें, लेकिन जवाब देने का भी मौका दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। మద్దిల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగినను భారతదేశపు सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके बैठने काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा और राज्यसभा से दिखा रहे हैं। सभापति
ओम प्रकाश बिरला, दूसरी तरफ आप वेंकैया नायडू को देख रहे हैं सदन की कार्यवाही यहां पर शुरू होते हुए। Born in March 1943 at Sasan Padia in Puri district of Orissa in a family of तो एक तरफ नए सांसदों का यहां पर स्वागत किया गया, उन्हें शपथ दिलाई गई, तो वहीं जो सांसद नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए, उन्हें भी आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस वक्त राज्यसभा में जो सांसद नहीं रहे उन्हें तमिलनाडु दी जा रही है। श्री विजय कुमार एलियस विजय वसंत। मीनाक्षी, ये माना जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कोविड को लेकर, सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साफ कहा है कि हम सभी प्रश्नों के लिए तैयार हैं, लेकिन जवाब देने का मौका भी सरकार को मिलना चाहिए। கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் इंडिया नाटिन इरानमें ओरमेपाट्टैयुम निलैनिर्तुवेन एंद्रुम। बिलों की एक लंबी फहरिस्त है मीनाक्षी यहाँ पर, जिन्हें पारित किया जाना है। 25 से ज्यादा ऐसे बिल हैं, जबकि 17 ऐसे नए बिल हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाना है। तो काफी लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ठीक 11 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और उसके पहले हमने प्रधानमंत्री को सुना। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं दरअसल वो बाहुबली हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है हर तरीके के इशू को एड्रेस करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। वहीं विपक्ष भी अपने तमाम मुद्दों और एजेंडों के साथ आज के सत्र में तैयार है। माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन। Honorable Prime Minister would like to introduce the new Council of Ministers. After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री के संबोधन से ठीक पहले और ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनकी अपील की सदन की गरिमा बनाए रखी जाए। मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं,
सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता, हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख, निधन संबंधी उल्लेख। अच्छा हो आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पंची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह
7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन यहाँ पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देते हुए के बारे में बताते हुए, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब संसद की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री के बोलने का वक्त आया, उस वक्त हंगामा शुरू हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जानकारी देनी थी, उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराना था। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि कई महिलाएं मंत्री बनी हैं, कई दलित भाई मंत्री बने हैं और कई लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार ने भी प्लानिंग कर रखी है। 2-4 दिन भले ही हंगामे में चले जाएं, लेकिन सरकार का कामकाज का बड़ा एजेंडा है। मॉनसून सत्र के 19 दिन में कितने दिन काम होंगे और कितने दिन हंगामे के नाम होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला सत्र है। बंगाल में बड़ी सियासी हार के बाद ये पहला सत्र है।
मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये पहला सत्र है। सरकार के लिए इसलिए ये सत्र आसान नहीं होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है तो सरकार की घेराबंदी के लिए वो तैयार है। फिर चाहे दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट की बात हो, दूसरी लहर में बेड, दवाओं, ऑक्सीजन की कमी की बात हो, या तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो, वैक्सीन की किल्लत हो या उसके प्रबंधन में कमी की बात हो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई की बात हो, खाने के तेल से राशन तक की महंगाई हो, या फिर चीन के साथ बॉर्डर पर टकराव की बात हो, राफेल डील पर नया विवाद का सवाल हो, कैबिनेट विस्तार में बड़े बड़े मंत्रियों को हटाने का नया मुद्दा हो, या किसान आंदोलन का 8 महीने से चल रहा पुराना मुद्दा, विपक्ष के पास मुद्दे और मौके दोनों हैं। पूरा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट इतना डिस्टर्ब कर दिया है इस बिलों ने, और सरकार उसका हल क्या मांग रहे किसान? आप इसको वापस लीजिए और हमसे बातचीत करके एक अच्छा बिल लेके आइए। लेकिन सरकार अपने ईगो पे, अपने हट पे अड़ी हुई है। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है। ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। सिर्फ अपने नंबरों के हिसाब से आपने बिल जोर जबर से पास करना है तो फिर MP लैट तो पहले ही नहीं मिलता था। जो लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा सकते तो फिर हम MPs वहां बैठ के कर क्या रहे हैं? किसान आंदोलन पर अकाली दल जैसी पार्टियां अग्रेसिव हैं। ये पंजाब की चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अकाली दल इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव ला रही है, जिसे BSP, DMK और RLP जैसे दलों का समर्थन है। सबसे पहला मुद्दा जो अभी देश के अंदर चल रहा है किसानों का, इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया। आप तीनों कृषि बिल रिपील करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया। प्रधानमंत्री जी खुद हाउस के अंदर कह चुके हैं कि इन बिलों को हम अभी वो स्टे कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन रिपील की बात नहीं हुई। हमने कहा कि तीनों बिल खत्म करो। बहुत मुमकिन है कि विपक्ष हंगामा करे, सदन न चलने दे। हो सकता है 2-4 दिन इसकी भेंट चढ़ जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के दबाव में सरकार नहीं आएगी। हर मामलों की हर धार को कुंद करने के लिए सरकार भी तैयार है। PM 2 बार मंत्रिमंडल की मीटिंग करके निर्देश दे चुके हैं। सत्र से पहले NDA की मीटिंग में PM फ्लोर लीडर्स को निर्देश दे चुके हैं। नए मंत्रियों को विपक्ष के सवालों पर पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश हैं। बीजेपी सांसदों को अधिक से अधिक सदन में रहने को कहा गया है। सरकार के पास अपने कामकाज का बड़ा एजेंडा है, तो विपक्ष के हंगामे से निपटने की भी प्लानिंग है। विपक्ष अगर आक्रामक है तो सरकार शुरू से ही वैसा ही जवाबी रवैया अपना सकती है, जैसा कृषि कानून के मुद्दे पर है। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है, और स्ट्रक्चरल डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए BAC में माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। आक्रामक विपक्ष की काट के लिए सदन में बीजेपी के पास भी मुद्दों की कमी नहीं। जनसंख्या नीति का नया मुद्दा हो या फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। जिस राज्य का राजा दिखाई देते हुए भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहा है कि कोई पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ है, जहां कोर्ट बोल रही है, NHRC बोल रहा है, जहां SC/ST कमीशन बोल रहा है, जहां महिला कमीशन बोल रही है कि बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, घर लूटे गए हैं, घर जलाए गए, वहां सरकार बोल रही है कुछ नहीं हुआ। इन तमाम इशू पर हम लोग निश्चित रूप से लोकसभा में हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे, राज्यसभा में हमारे लोग आवाज उठाएंगे। कुल मिलाकर दोनों तरफ से संसद में बड़ी सियासी जंग की तैयारी है। अपनी अपनी रणनीति बन चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि इस सियासी जंग में कहीं मानसून सत्र के 19 दिन बिना कामकाज के कुर्बान न हो जाएं। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए उठे, तब विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि PM ने नए मंत्रियों को बधाई दी और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमारे कुछ साथियों को दलितों और महिलाओं का मंत्री बनना रास नहीं आ रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई
मंत्री बने हैं, खुशी होती। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। और रुक करेंगे अपनी अगली खबर का। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सियासी खींचतान का पहला राउंड आखिरकार सिद्धू ने जीत लिया। आला कमान के फैसले से सिद्धू गदगद हैं। सिद्धू खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इससे पंजाब में कांग्रेस की कला खत्म हो गई? पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान, पंजाब में कांग्रेस के नए खेवनहर, पंजाब में कांग्रेस का नया चेहरा। सियासी पारी में ये नवजोत सिंह सिद्धू का सबसे बड़ा मुकाम है। कल रात दिल्ली से खुशखबरी वाली चिट्ठी जारी हुई। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू पर भरोसा जताया, उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। दिल्ली से लिखित फैसला आया और सिद्धू समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से अमृतसर तक ढोल नगाड़े बजने लगे। सिद्धू की मुरादें पूरी हुई तो आशीर्वाद लेने गुरुद्वारे से मंदिर तक पहुंच गए। पटियाला में सिद्धू सबसे पहले दुख निवारण साहिब पहुंचे, मत्था टेका। रात में ही सिद्धू पटियाला के काली मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लेते भी नजर आए। नई जिम्मेदारी के बाद सिद्धू गदगद हैं, चेहरा दमक रहा है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जीत का छक्का उन्होंने जड़ दिया है। उन्होंने इस जीत पर घर की सीढ़ी पर चढ़कर बधाइयां भी स्वीकार की, लेकिन उन्होंने जबान अब तक नहीं खोली। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रख के बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। 3 विधायक है इसमें और 3 जो रीजन है पंजाब के, मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। खासतौर से 2 जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मालवा से आते हैं क्योंकि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो टीम बनाई गई है पूरा एक सेंट्रल आलाकमान की तरफ से तय की गई है। पंजाब में खींचतान खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि पंजाब में सरकार के मुखिया अमरिंदर होंगे और पार्टी की बागडोर सिद्धू के हाथों में होगी। पंजाब कांग्रेस को रफ्तार देने और सभी समुदायों को साधने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें कुलजीत नागरा जट सिख हैं जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, संगत सिंह ओबीसी हैं जो दुआबा क्षेत्र से आते हैं, सुखविंदर सिंह डैनी दलित हैं जो माझा क्षेत्र से आते हैं और पवन गोयल हिंदू चेहरा है, मालवा क्षेत्र से आते हैं।
सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थामा था और 4 साल में उन्होंने ऐसी सियासी छलांग लगाई कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान बन गए। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के सामने चुनौतियां बहुत हैं। मसलन 2022 में पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचाना, अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल बिठाना, 4 कार्यकारी अध्यक्षों को साथ लेकर चलना, नाराज विधायकों का समर्थन लेना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, विपक्ष से दो हाथ करना। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे, उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है, ये तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल राजनीति में यही होता है, जो बॉस होता है उसका सिक्का चलता है और जिसे हटा दिया जाता है उसके पोस्टर और उसकी कुर्सी इसी तरीके से साइड में लगा दी जाती है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो बयानबाजी और वाद विवाद उनके चुनाव से पहले हुआ था वो भी लंबे अरसे तक उनके साथ चलता रहेगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होने वाली है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से ये पहली औपचारिक मुलाकात माने? बिल्कुल पहली मुलाकात होगी, क्योंकि अभी सुखविंदर सिंह रंधावा जो कैबिनेट मंत्री हैं अमरिंदर सिंह सरकार में, जो सिद्धू के सबसे नजदीक है, अध्यक्ष बनवाने जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, पूरी मुहिम चलाए हुए थे सिद्धू। जब भी चंडीगढ़ जाते हैं सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं और अभी भी पटियाला से निकले तो सीधा उनके घर जाएंगे और उसके बाद पंजाब भवन जाकर के अध्यक्ष पद का चार्ज संभालेंगे। और आज किसी भी वक्त खुद सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू भी हमेशा कहते रहे कि पिता तुल्य है वो, और अमरिंदर सिंह भी कहते रहे मैंने बस छोटे से उनको देखा हुआ है, बचपन से सिद्धू को जानता हूं। तो एक तलखी वो खत्म हो जाएगी अमरिंदर सिंह ने जो भी कहा, जो भी विरोध रहा, क्योंकि सिद्धू को और अमरिंदर सिंह बताइएगा, क्योंकि अमरिंदर खेमे से लगातार ये खबरें आ रही थी निकलकर कि या तो सिद्धू पहले माफी मांगे उसके बाद ये मुलाकात होगी। तो ये जो बातचीत का ये पुल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसने भूमिका निभाई है इसमें? अशोक, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, पार्टी अध्यक्ष बने हैं स्टेट के सिद्धू। हेलो जी, बोलिए। देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया और पार्टी अध्यक्ष के नाते अब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, तो उनके पास सिद्धू जरूर जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और खुद सुखविंदर सिंह रंधावा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये बात की है, वो खुद उनको अमरिंदर सिंह के पास लेके जाएंगे। और एक मैं बता दूं आपको कि सिद्धू अमरिंदर सिंह के पांव पहले भी कई बार छुए हैं, बड़े होने के नाते, सीनियर होने के नाते, और आज भी उनकी ये फोटो, अचंबा नहीं होगा कि ये फोटो जरूर बाहर आएगी उनके पांव छूते हुए की, और चीजें ठीक हो जाएंगी। बेशक अमरिंदर सिंह ने ये कहा हो सार्वजनिक तौर से कि वो माफी मांगे तभी उनसे मिलेंगे, लेकिन सिद्धू का उनके पास जाना ही सबसे बड़ी बात होगी कि खुद चल के उनके पास जाएंगे तो चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं और चीजें पॉलिटिक्स में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता। अशोक, और इस बीच हम तक तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि तस्वीरें अपने कई मायने लेकर आएंगी यहाँ पर मीनाक्षी, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, दोनों के बीच खींचतान अब भी जारी थी, लेकिन कल इस पर यह माना जा रहा है पार्टी की तरफ से कि पूर्ण विराम लग चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस आलाकमान ने ये साफ कर दिया कि पंजाब में पार्टी के बॉस सिद्धू होंगे तो सरकार के सरदार अमरिंदर होंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में बेहतर तालमेल रहेगा? सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस तो बन गए, लेकिन पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म हो गया? फिलहाल ऐसा नहीं दिखता। सिद्धू के नाम का ऐलान हुए 14 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी तक कोई बयान नहीं आया। न तो उन्होंने आला कमान के फैसले का स्वागत किया और न ही सिद्धू को बधाई दी। उल्टा कैप्टन खेमे में नाराजगी नजर आ रही है। अमरिंदर अपने फार्म हाउस पर आज समर्थकों के साथ बैठक कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ नाराज थे, बल्कि उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया था।
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पास 10 जनपद की इम्यूनिटी थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की खामोशी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका किसी ना किसी रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को दे सकते हैं। खेमेबाजी तो सिद्धू के दिल्ली लौटने के बाद से ही दिखने लगी थी। सिद्धू के घर और खेमे में जश्न था। सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ तक कांग्रेस विधायकों से मुलाकातें कर रहे थे। ऐलान से ठीक पहले सिद्धू खेमा 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने लगा था, तो अमरिंदर सिंह भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमरिंदर सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान देने से नाराज थे। उन्होंने आला कमान सोनिया गांधी को तलखी भरी चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था इससे सीनियर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ेगी और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस आला कमान पर इस चिट्ठी का असर तो नहीं हुआ। पंजाब के अमरिंदर समर्थकों ने मोर्चा जरूर खोल दिया। अमरिंदर को मनाने के लिए दिल्ली से हरीश रावत आए, उनसे वायदा लिया कि कांग्रेस आला कमान का फैसला मानेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. हरीश रावत तो बोल गए कि अमरिंदर सिंह दिल्ली का फैसला मानेंगे, लेकिन कैप्टन के रुख में बदलाव नहीं दिखा। यहाँ तक कट्टर विरोधी रहे सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी उन्होंने आगे किया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के होते हुए पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस में हम जा रहे हैं उनकी लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो ये कोई ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसकी क्लियरेंस दूं, मगर जो पार्टी हाईकमांड ने सभी को कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म जब तक खत्म होती है तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ी। दिल्ली से फरमान आ गया तो अमरिंदर सिद्धू की माफी पर अड़ गए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सिद्धू माफी मांगेंगे? सिद्धू अमरिंदर को मना पाएंगे? सिद्धू अमरिंदर की नाराजगी दूर हो पाएगी? दरअसल कांग्रेस के हित में यही है कि सिद्धू और अमरिंदर दोनों मिलकर चले। दोनों कांग्रेस की जरूरत है। सिद्धू की ईमानदार छवि है तो अमरिंदर दिग्गज नेता है। सिद्धू तेज तर्रार है तो अमरिंदर के पास सालों का सियासी अनुभव है। सिद्धू जुझारू हैं तो अमरिंदर सबको साथ लेकर चलने का मादा रखते हैं। पटियाला से अशोक सिंघल, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।